हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर विमलेश कुमार गुप्ता और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ बीएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लखनऊ में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसका आज ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम होमोजीनियस इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। यानी सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर में होमोजीनियस इक्वेशंस भी होती हैं और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस भी होती हैं। तो आज के इस लेक्चर के में हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, ये सारी बातें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसलिए इसका मैंने नाम पार्ट 1 रखा हुआ है। अभी होमोजीनियस इक्वेशंस पे आपको एक पार्ट और वीडियो, मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आप पढ़ेंगे वो पार्ट 2 मिलेगा और फिर हम लोग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको सीखना है कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं और उसका पार्ट पढ़ना है कि होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो कहते हैं एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जो a नॉट डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन, a1 डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन माइनस 1, a2 del n z upon del x2 del xn minus 2 del y2 and so on that an del n z upon del yn equals to f of xy। अब मेरी बात ठीक से समझिए, हम बात कर रहे हैं कि होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो होमोजीनियस वर्ड क्यों आया? जहां पर हमारे पास हर एक डिग्री सेम हो, हर एक टर्म जो है सेम ऑर्डर को। आप देख रहे हैं ये वाला टर्म भी आपका nth ऑर्डर है, तो यहां पे nth ऑर्डर है। अगर हमारे पास x के डेरिवेटिव n माइनस 1 ऑर्डर के हैं तो एक डेरिवेटिव y का है। यहाँ पे x का डेरिवेटिव n माइनस 2 टाइम है और दो डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में है, लेकिन हर एक टर्म की डिग्री ऑर्डर जो है वो सेम है। दैट्स वाई दिस इक्वेशन कॉल्ड होमोजीनियस। और पार्शियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से ज्यादा होने लगती है तो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z। यहाँ पर z एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जब हम लेते हैं तो वो हमारे पास z के पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में भी हम लिख सकते हैं, z का पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। तो z के पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ x और y के रेस्पेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए इसको पार्शियल डिफरेंशियल कहते हैं। और हर एक टर्म का ऑर्डर सेम है, इसीलिए इसको हम होमोजीनियस कह रहे हैं, लीनियर है इक्वेशन। और जहां पर a नॉट a1 a2 an these all are constant, ये सारी वैल्यूज हमारी क्या होंगी, कांस्टेंट। इसीलिए इसका नाम रखा गया कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट क्यों? क्योंकि इनके जो कोफिशिएंट हैं वो भी कांस्टेंट होते हैं। तो आप सबने जैसे बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं वहां पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऐसे ही पढ़ते हैं। वहां पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तब वहां पे हम dy बाई dx में इक्वेशन पढ़ते हैं। वहां भी इस तरह की हम इक्वेशन पढ़ते हैं, वहां पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। वहां ऑर्डिनरी इक्वेशंस होती हैं, यहाँ इक्वेशन कैसी है, पार्शियल। सिमिलर मेथड है इसको सॉल्व करने का। अब यहाँ पे हम वहां भी डिनोट करते हैं कि ऑपरेटर d, दैट ऑपरेटर इज द, वहां पे पढ़ते हैं d बाई dx। वहां पे एक ही डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है। सो d हमारे पास क्या है, यहाँ हम d का मतलब है d इज द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। d मतलब क्या है, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। और d डैश क्या डिनोट कर देंगे हम यहाँ पे, विद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें एक ऑपरेटर की फॉर्म में और नए डेरिवेटिव इन्वॉल्व करें, यानी d इन प्लेस ऑफ डेल बाई डेल एक्स और d डैश इन प्लेस ऑफ डेल बटे डेल वाई, तो हम इक्वेशन 1 जो हमने ये लिखी थी इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए nth डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में था तो यहाँ क्या आ गया, d की पावर n। यहाँ क्या है, d की पावर n माइनस 1, एक d डैश मतलब y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव एंड सो ऑन। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन 1 इन द फॉर्म दिस व्हेन वी यूज द डेरिवेटिव डेल बाई डेल एक्स इन प्लेस d और d डैश इन प्लेस ऑफ डेल बटे डेल y। तो जब डेल बटे डेल y की जगह पे d डैश और डेल बटे डेल x की जगह पे d हम यूज करेंगे तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमारी बात आती है कि इसका सोल्यूशन, अभी तो हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज नोन एज अ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई कि इस इक्वेशन को हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब आती है बात, इसको हम रिप्रेजेंट करें तो दिस इज ए फंक्शन ऑफ d इन d डैश। ये एक d और d डैश फंक्शन है, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंक्शन ऑफ d कॉमा d डैश के टर्म में। ये किसका फंक्शन है, एक्स वाई का। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो दिस इज ऑल अबाउट द होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। अगर ये पहली बात तो हमें समझना है कि होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, तो मैंने आपको बताया कि होमोजीनियस का मतलब जहां पे सारे डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के होने चाहिए। कांस्टेंट कोफिशिएंट क्यों कहते हैं, क्योंकि सारे कोफिशिएंट हमारे कैसे होते हैं, कांस्टेंट।
और इस इक्वेशन को होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल कह दिया। अब हमारी डिस्कस करना है कि इसका सोल्यूशन कैसे डिपेंड करता है। सो हम कंटिन्यू करते हैं कि इस जो इक्वेशन 2 हमने अभी लिखी थी, ये इक्वेशन 2 जो है, दिस इक्वेशन 2, इसका सोल्यूशन दो पार्ट से कंसिस्ट होकर बनता है। ये चीज़ हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते थे। एक को कहते हैं, यानी अगर इक्वल टू हम एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पे 0 लिखेंगे तो जो इक्वेशन मिलेगा, दैट इक्वेशन द सोल्यूशन इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उस सोल्यूशन को हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। यानी जो हमारे पास इक्वेशन मैंने अभी लिखी थी, अगर ये एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ से हटा दूं, मैं इसकी जगह पे 0 कर दूं, तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, हम होमोजीनियस कहेंगे। होमोजीनियस को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा। और जब हम इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई लेंगे तब हमें एक सोल्यूशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, यानी z हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और दो पार्ट से इसका सोल्यूशन कंसिस्ट होगा। एक को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरे को कहेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यानी इस होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन दो पार्ट में निकलता है। एक को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरे को कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हमने बताया, जब इक्वल टू 0 करेंगे तो सी एफ मिलेगा। इक्वल टू फंक्शन दे रखा होगा कोई एक्स वाई का फंक्शन, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई है, तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल मिलेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये समझते हैं कि हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये दो पार्ट से कंसिस्ट होकर बनेगा, एक को कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे, दूसरे को पर्टिकुलर कहेंगे। सो हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर ए होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है रूल्स फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मतलब है कि राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। देखिए ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, इसके राइट हैंड साइड पे क्या गया, 0। फिर मैंने वही चीज लिखी कि डी डिनोट करेंगे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव को, डी डैश डिनोट करेंगे y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव को, और ये इक्वेशन हमने पहले भी कन्वर्ट करके दिखाई थी। जब हम ये इक्वेशन पहुंच जाएंगे तब क्या होगा कि हमारे पास इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट ईयर में भी हम ये चीज पढ़ते थे, उसको कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो हमें आसानी से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आएगी। सो दिस इज, जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, यानी आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी हो सकती है, आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी हो सकती है, नहीं दी तो इससे इसमें कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे d इक्वल टू m, d डैश इक्वल टू 1। यानी जहां जहां पे d है, d मींस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, उसको हम डिनोट करेंगे m से रिप्लेस करेंगे, और d डैश की जगह पे 1 रखेंगे। जब हम इसमें रखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे m की पावर n हो जाएगा, यहाँ m की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, d डैश की जगह 1 हो गया, m की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। सो वी गॉट ए इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। देखिए ये m टू द पावर n, a1 m की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है डिग्री n का। अब ये अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब इसके रूट्स हमारे पास कितने मिलेंगे, n रूट्स मिलेंगे। सो वी हैव n रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सपोज रूट्स आए m1 m2 एंड सो ऑन mn। सपोज करिए कि हमारे पास रूट्स कैसे आ रहे हैं, 1 2 3 1 0 5, कुछ भी, तो कोई भी रूट्स आए, रूट्स के नेचर पे हमें नहीं जाना कि वो कॉम्प्लेक्स है, रियल है, इससे यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई मतलब नहीं। अभी हम समझाते हैं। तो हमने क्या बताया कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की दी हो तो उसको हम इस फॉर्म की दी होने से उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने का मतलब m में क्यूबिक, अगर ऑर्डर 3 की होगी तो क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, सेकंड ऑर्डर होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, फोर्थ पावर मिल सकती है। तो जितनी इक्वेशन ऑर्डर की इक्वेशन होगी उतने ही रूट्स हमारे यहाँ पे मिलेंगे। जैसे nth ऑर्डर है तो n कितने रूट्स मिले हमें, n रूट्स मिले। अब हम बात करते हैं इन रूट्स का नेचर कैसा होगा। जैसा यहाँ पे रूट्स का नेचर होगा उसी हिसाब से डिपेंड करेगा कि हमारा सोल्यूशन कैसे होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। सो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स, यानी इस पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे मिलेंगे। तो पहला केस है कि जब रूट सारे डिस्टिंक्ट हो या डिफरेंट हो। डिस्टिंक्ट का मतलब सपोज करो हम एक एग्जांपल लिखें और हम कहें m इक्वल्स टू वैल्यू आई 1 2 एंड 3, क्यूबिक इक्वेशन रही होगी। तो पहला केस हम कह रहे हैं कि जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट, यानी m इक्वल्स टू क्या आ गए, m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn, जो हम बात कर रहे हैं सारे रूट्स अलग अलग हैं। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका है f1 y प्लस m1x, f2 y प्लस m2x, f3 y प्लस m3x एंड सो ऑन। जितने रूट्स होंगे उतने ही यहाँ फंक्शन f1 f2 यूज होंगे, उतनी ही यहाँ हमारे पास टर्म मिलेंगे। सपोज करिए ये वाला अगर हम लिखना चाहें m इक्वल्स टू 1 2 3 रूट्स हो गए तो हमारे पास सी एफ क्या आएगा, इसके हिसाब से m1 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो यानी आएगा f1 y प्लस x, ठीक है, प्लस f2 y प्लस 2x एंड प्लस f3 y प्लस 3x। सो m इक्वल्स टू 1 2 3 के लिए हमारे पास यहाँ 3 रूट्स मिले तो हमारे पास 3 टर्म मिलेंगे। यहाँ पे n रूट्स थे तो हमारे पास n मिल रहे हैं,
सो फर्स्ट केस इज दैट कि व्हेन रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट, जब रूट्स अलग अलग होंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। सेकंड केस है इफ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर सेम, यानी जितने रूट्स मिल रहे हैं वो सब सेम हो जाएं। सेम होने का मतलब क्या हो गया, जैसे हम ये कहें कि जो इक्वेशन मिल रही वो m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3 एंड सो ऑन, जब सारे के सारे रूट्स mn बराबर हैं। जब रूट्स रिपीट करेंगे, हम कह सकते हैं रूट्स रिपीट कर रहे हों, तो हम यहाँ से लिखेंगे f1, तब आपके m1 m2 तो सब सेम हो गए, तो यहाँ से क्या आएगा mx, x टाइम, यहाँ आप देखिएगा पहले बार आप ना 1 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका वेरिएबल x आएगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा, f2 y प्लस एम एक्स, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई प्लस एम एक्स एंड सो ऑन एक्स की पावर n माइनस वन एफ एन वाई प्लस एम एक्स। यानी जब हमारे रूट्स रिपीट करेंगे तो हम इस मेथड से आपको लिखेंगे। यानी सपोज करें रूट्स आए 2 and 2, तो क्या आएगा f1 y प्लस, यहीं पे लिख सकना चाहे हम f1 y प्लस 2x प्लस x टाइम f2 एंड y प्लस 2x। ये तब के लिए जब दो रूट्स आएँ, अगर हमारे पास इफ़ m इक्वल्स टू 2, लिखें तो 2 ही के लिए आएगा, 2 रूट्स मिलेंगे तो यहाँ तक लिखेंगे, 3 रूट्स मिलेंगे तो यहाँ तक लिखेंगे, तो जितने रूट्स आएंगे उतने तक हम यहाँ लिखते चले जाएंगे। नेक्स्ट, ये 2 केसेस मेन इंपॉर्टेंट हैं, बाकी केसेस इन्हीं से जनरेटेड होते हैं, वो भी मैं समझाता हूँ आपको। फिर हमारा केस क्या है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखी थी उसमें रिपीटेड फैक्टर ऑफ डी हो, मतलब डी की पावर n रिपीट कर रही हो, डी की पावर 3 रिपीट कर रहे हो, बाकी टर्म ना हो। तो जैसे d की पावर n रिपीट करने का मतलब हो गया कि m की पावर n, यानी m इक्वल्स टू 0 0 एंड 0 रूट्स मिलेंगे। जितनी बार रिपीट कर रहा होगा ये टर्म, उतना ही हम यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन मिलेंगे। बस आप सोचिए यही वाला केस है, और इन सब में m की जगह पे आप क्या कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए। जब रिपीट करेगा तो यहाँ m0, यहाँ 0, यहाँ 0 रख दीजिए, तो सोल्यूशन क्या आएगा f1 y प्लस एक्स, एक्स f2 y प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर f3 y एंड x यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में आने लगेगा, क्योंकि रिपीट कर रहे हो, कितने रिपीट कर रहे हैं n, और m की वैल्यू क्या सब में आ रही है 0। तो दिस इज द केस थर्ड, जब हमारे पास d के फैक्टर रिपीट करेंगे। फोर्थ हमारा ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा देखा गया है कि जहां हम d के रूट्स रिपीट करने की बात कर रहे हैं उसके कंपैरेटिवली d डैश के रूट्स रिपीट करें। d डैश के रूट्स रिपीट करने का मतलब d डैश की पावर n हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है लेकिन यहाँ पे d के टर्म नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर m d डैश इक्वल टू 1 पुट करेंगे। हम यहाँ पे जो सोल्यूशन हमारा x में y में आता है वो अब पलट के x में हो जाएगा, क्योंकि क्या डेरिवेटिव, जब पार्शियल डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं पार्शली तो फंक्शन ऑफ y आता है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन ऑफ x आएगा। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन x y में लिख रहे थे वो x में आने लगेगा, और जहाँ पर हम y मल्टीप्लाई कर रहे थे, x मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहाँ y मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर d डैश के रूट्स रिपीट करते हैं तो हम इस मेथड से। तो दीज आर 4 टाइप्स। अभी मैं 2 मेथड और आपको समझाता हूँ। ये पहला केस जब सारे रूट्स रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, रियल हो कॉम्प्लेक्स हो उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस ये वहाँ देखिए फर्स्ट टाइम हम पढ़ते थे कि रूट्स रियल है डिस्टिंक्ट है क्या है, यहाँ पे मैं बस पढ़ना है कि रूट्स रियल हैं कि सेम है डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 केसेस हो गए। नेक्स्ट 2 केसेस में हम जाते हैं। इफ अगर नॉन रिपीटेड फैक्टर ऑफ डी हो गया, यानी केवल और केवल एक ही रूट से डी जेड इक्वल टू 0, तो जो डी जेड इक्वल टू 0 एक ही रूट से, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा f1y। ऐसे ही कह सकते हैं अगर पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में नॉन रिपीटेड फैक्टर ऑफ डी डैश मिले, मतलब डी डैश जेड इक्वल टू 0 मिले, तो हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा f1x। ठीक है, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में। यही पिछला वाला केस, ये हम बात कर रहे थे रिपीटेड के लिए, और ये हम बात करें नॉन रिपीटेड के लिए। एक ही एक मेथड हो, ये दिया नहीं होता लेकिन हमने अलग से इसको मेंशन किया जिससे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। फिर एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझना। बहुत सारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड में दी होंगी। अब यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशंस आपकी पी क्यू आर नोटेशन में दिए होते हैं। सो व्हाट इज पी क्यू आर, मैं समझा रहा हूँ आपको। पी का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव, अगर जेड एक्स वाई का फंक्शन है तो पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में जो होगा उसको हम पी डिनोट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा उसको क्यू डिनोट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में होगा वो आर होगा, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जो होगा वो टी होगा, एंड एस होगा डेल टू जेड बटे डेल एक्स डेल वाई। तो दीज आर सम नोटेशंस जो हमें फ्रीक्वेंटली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे यूज करने होते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दी होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। अब हमने आपको सारे केसेस समझा दिए। पहले 4 मेथड बताए, बेसिकली मेथड जो 2 ही हैं, ये फर्स्ट और सेकंड, इन्हीं के हमने जब यहाँ पे इधर वाला रूट 0 होने लगे तो ये केस बताया आपका,
और जब x में मिलने लगे तो ये रूट बताया, और नॉन रिपीटेड के केस में ये आपको मेथड बताया। तो इतने अगर आप मेथड सीख लेते हैं तो कैसा भी कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा सभी का आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आसानी से लिख सकेंगे। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉब्लम हमने यहाँ पे लिखी है, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। आप सबसे पहले देखिए कि इक्वेशन है क्या। जैसे यहाँ पे देखा आपने, हर एक टर्म यहाँ पे सेकंड डिग्री का है, इसका मतलब दिस इज जो होमोजेनियस इक्वेशन। हमने क्या बताया, सबसे पहली चीज तो डेरिवेटिव देखा करो कितने ऑर्डर के हैं, सेकंड डेरिवेटिव सारे हैं, इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस में हो गई। फिर मैंने आपको क्या बताया, ये हमारा डी स्क्वायर हो गया, डी डैश हो गया, या डी डैश स्क्वायर हो गया, ये लिख गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए आप क्या करते हो, आप पुट करते हो डी इक्वल्स टू एम और डी डैश इक्वल टू 1 इन होमोजेनियस इक्वेशन। जब आपने रखा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने रूट्स निकाल लिए। ये आसानी से हम कर सकते हैं। 6 कैसे फैक्टर करिए, सब्ट्रैक्ट करने से 1 आए तो 3 2 जा 6, तो यानी जैसे यहाँ लिखा है एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो गया एम स्क्वायर माइनस कॉमन लगा लीजिए, ये हो जाएगा 3m माइनस का 2m माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आपका m कॉमन जाएगा, ये बचेगा m माइनस 3 और प्लस का 2 कॉमन आएगा, अब जाएगा m माइनस का 3 इक्वल टू 0। सो वी हैव m प्लस 2 एंड m माइनस 3 इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो m इक्वल्स टू क्या रूट्स आए, 2 एंड माइनस 3, यहाँ से m इक्वल्स टू आपको माइनस 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। अब आपने देखा, हमने बताया क्या नेचर, रूट्स कैसे हैं, आपके रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, दोनों रूट्स अलग अलग हैं। तो CF कैसे लिखा, f1 y प्लस m1x प्लस f2 y प्लस m2x। अब ये m1 m2 आप आगे पीछे कर सकते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है सोल्यूशन पे। राइट हैंड साइड हमारा 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलेगा, पी 0 जाएगा, पी 0 हम बता ही रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे, अब आप सोल्यूशन होता है z बराबर CF प्लस पी, आपने CF लिखा, पी 0 है तो आपने सोल्यूशन मिल गया। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम कि कैसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं होमोजेनियस केस में। नेक्स्ट हम यहाँ पे इक्वेशन 2 लेने लिखिए, ये एक 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल लिख रहा है। देखिए आप यहाँ पे हर टर्म 3 ऑर्डर का है, तो इसको हमने डी क्यूब 3d स्क्वायर डी डैश हो गया, 2d डी डैश हो गया, z इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने लिखी, तो यहाँ पे m इक्वेशन ये m क्यूब हो गया, d इक्वल टू फिर से हमने क्या रखा m, और d डैश इक्वल टू क्या रखा 1। तो आपकी ये m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, छूट गया है, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू 0। आप पूरे से m कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ये m क्यूब माइनस का 3m स्क्वायर एंड प्लस का 2m इक्वल टू 0 होगा, m कॉमन जाएगा, सो बचेगा m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास एक रूट से देखिए यहाँ पे हमने किया सॉल्व, m इक्वल्स टू 0 मिला, और यहाँ से फैक्टर आएंगे m माइनस 1 m माइनस 2, सो m इक्वल्स टू 1 एंड 2। तो हमारे पास 3, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन उतने रूट्स मिलेंगे। सो कितने ऑर्डर की इक्वेशन थी, 3, तो हमारे पास 3 रूट्स मिल गए, 0 1 एंड 2। तीनों रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट है। तो हमारा CF आ गया f1 f2 y प्लस x, देखिए m0 हो गया, यहाँ m1 हो गया, यहाँ m2 हो गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका भी 0 है तो हमने इसको 0 कर दिया। फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये आया, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आया, हम z बराबर जानते हैं क्या होता है, CF प्लस पी आई, तो हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर जोड़ दिया तो हमारा सोल्यूशन हो गया। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलता है, और उनके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के तरीके से हमने 2 प्रॉब्लम अभी आपको डिस्कस करी कि प्रॉब्लम 1 एंड प्रॉब्लम 2, एक सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की, ये आपने सॉल्व करी। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल के बेसिकली 3 मेथड होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक मेथड डिस्कस करेंगे और बचे हुए 2 मेथड जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे पहला हमारा केस है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल एफ ऑफ, जो हमारा फंक्शन दिया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को वो लिखेंगे। यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज आपको दे रखा होगा, तो हमेशा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी वो डिनोमिनेटर में लिख लीजिए। सपोज करिए कोई इक्वेशन हो गई डी स्क्वायर माइनस 3d डी डैश और प्लस 2d डैश स्क्वायर। जो फंक्शन होना चाहिए साइड में, वो राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ एक्स वाई वो एक लीनियर होना चाहिए, फाई ऑफ एक्स वाई एक लीनियर फॉर्म होना चाहिए। तो लीनियर के लिए कोई भी हम फंक्शन लिख सकते हैं, जैसे सपोज करिए लिख दिया हमने साइन 3x प्लस 2y, एनी फंक्शन, ठीक है। फाई इज एनी फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई का मतलब फाई ऑफ एक्स प्लस बी वाई। तो यहाँ फाई क्या है, साइन, और ax प्लस बी वाई ये लिखा है। इस तरह कोई भी फंक्शन होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो यहाँ a कोफिशिएंट होगा, मतलब x का जो कोफिशिएंट होगा वो d की जगह पर रिप्लेस करेंगे। हम d की जगह पे रखेंगे a और d डैश की जगह पे रखेंगे b, और
हम ये एफ ऑफ ए बी हो जाएगा। बस ध्यान रहे कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है द होल थिंग बिकम इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 आपको पता है क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो 1/f ऑफ ए बी मतलब ये डिनोमिनेटर आ जाएगा। और हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम ऑर्डर देख रहे हैं, कितना ऑर्डर है, 2, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, उतनी बार हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। यानी यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होगी डिनोमिनेटर में लिखेंगे, प्लस यहाँ पे जो यहाँ पे ए और बी किसकी जगह पे आएंगे, डी और डी डैश की जगह पे, डी की जगह पे ए, डी डैश की जगह बी। ध्यान रहे डी इक्वल टू ए, डी डैश इक्वल टू बी रखने के टाइम डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ लिखा भी है कि एफ ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब एफ ऑफ ए बी जीरो नहीं होगा और हम उतनी बार एफ ऑफ यू किसको मानेंगे, यहाँ पे u का मतलब होगा ax प्लस बी वाई। जो लीनियर टर्म मान रहे हैं उसको हम हमेशा लेट करेंगे ax प्लस बी वाई। अभी इस पर न्यूमेरिकल में करा रहा हूं तो आपको मेथड क्लियर होगा। तो जो भी ये आपका फंक्शन दिया होगा यहाँ एफ ऑफ यू हो जाएगा और उतनी बार हम इंटीग्रेट करेंगे जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी दे रखी है। तो सपोज करिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की है, सेकंड, तो कितनी बार इंटीग्रेट करेंगे, 2 बार। 3 होती तो 3 बार करते। और अगर कभी भी एफ ऑफ ए बी की वैल्यू क्या हो जाए, हमारी जीरो हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे उस केस में, ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे d के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। जैसे वहाँ फर्स्ट ईयर में करते थे, वहाँ पे एक ही वेरिएबल होता था, यहाँ पे 2 हैं, हम दोनों केस कर सकते हैं। y से मल्टीप्लाई करें तो d डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करें तो d डैश के रेस्पेक्ट d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और जब डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम d इक्वल टू ए, डी डैश इक्वल टू बी पुट करेंगे। बस ध्यान रहना चाहिए कि f डैश a कॉमा बी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो होता है तो फिर से वही प्रोसेस x से मल्टीप्लाई और डिफरेंशिएट करते रहेंगे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब हम इस तरह के करते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम ये मेथड हो गया कि कैसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं आपसे। पर्टिकुलर इंटीग्रल, ध्यान रहे हम ये मेथड तब अप्लाई करेंगे जब कोई भी फंक्शन हमें लीनियर फॉर्म में दे रखा है। जैसे हमने लिखा है sin 2x प्लस 3y, e की पावर 2x प्लस 3y, x प्लस y दिया होगा, cos ax प्लस by, कोई भी फॉर्म हो तब में अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले 3। सबसे पहले तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी निकलेगा और पर्टिकुलर भी निकलेगा। सो सबसे पहले इक्वेशन को हमने डी में लिख दी। डी में लिखने के बाद यहाँ पे डी यूज किया पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, डी डैश यूज किया वाई के रिस्पेक्ट में। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमारे रूट्स निकले। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमने सॉल्व कर लिया। m इक्वल्स टू -1 यहाँ रख दीजिए। m इक्वल्स टू अगर हम पुट करें -1 तो ये जीरो हो जाएगा। देखिए -1 आएगा और ये आ जाएगा -3 एंड प्लस का 4 इक्वल टू क्या आएगा, 0। इसका मतलब m+1 इसका एक फैक्टर है, इज अ फैक्टर। और फिर हम m+1 से इसको डिवाइड कर देंगे। m+1 से जब हम डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को m³ -3m² एंड +4 से, तो राइट हैंड साइड आपका बचेगा। ये आपका सॉल्व करेंगे तो m-2 का होल स्क्वायर और m+1, यानी हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, 2 2 -1। और 2 2 -1 में आप देखेंगे कि 2 रूट रिपीटेड है, एक रूट हमारा कैसा है, डिफरेंट। तो जब डिफरेंट वाला उसको पहले लिख दिया f1 y - x, रिपीट कर रहे हैं, m की वैल्यू 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे 1 और 1 2 बार रिपीट किया, हमारे पास CF आ गया। अब हम बात करते हैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा। PI में आप देखोगे तो यहाँ e की पावर x + 2y दिखा। हमने यही तो आपसे कहा था कि ax + by की फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ a कितना है 1 एंड b कितना है 2। तो हमने क्या बोला कि d इक्वल टू रख दीजिए a एंड d डैश इक्वल टू रख दीजिए b, मतलब 1 एंड 2। यहाँ रखा हमने d की जगह पे 1, d डैश की जगह पे 2, और डिनोमिनेटर जो आया देखिए 4 1 7 -6 कितना बचा 1। क्या बचेगा, ये डिनोमिनेटर बच रहा है 1/1 - 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया, और प्लस का ये आपके पास आ जाएगा कितना 6 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ 8 32। ठीक है, तो यहाँ पे आया +32, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 27। तो 1 6 माइनस का +32 कितना बचा 27। अब हमने क्या बताया था, कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने 3 बार इंटीग्रेट करना है। तो हमने 1 2 3 लिखा, e की पावर u को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर u ही रहेगा, और फिर u बराबर x प्लस ay वापस में रख देंगे, तो हमारे पास सोल्यूशन। अब हमने u बराबर क्या होता है z हमारा, तो z बराबर CF पे आएगा होगा, u बराबर CF एंड प्लस PI लिख दिया, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम दूसरा डिस्कस करना चाहते हैं। ये एक इक्वेशन लिखी है, इसमें ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, फंक्शन कितना है, लीनियर दे रखा है। तो अब देखिए फिर से हमने उसकी इक्वेशन लिखी, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए d बराबर m और d डैश बराबर फिर से 1 रखा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, इसके 2 रूट्स, ये m - 1 का होल स्क्वायर लिखा है, तो 2 रूट्स इसके मिल गए 1 एंड 1।
तो रिपीट रूट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, f1y प्लस एक्स टाइम f2y, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। व्हेन वी फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये लिखा है साइन 2x प्लस 3y, तो अब यहाँ देखिए d इक्वल टू कितना रखेंगे 2 और d डैश इक्वल टू कितना रखेंगे 3, और कितनी बार इंटीग्रेट करेंगे 2 बार। तो देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ d इक्वल टू 2 d डैश इक्वल टू 3 रखा, और फिर इसको हमने क्या लेट किया, दिस इक्वल्स टू u, यानी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू क्या लेट किया u, और हमने साइन u को एक बार इंटीग्रेट करोगे तो आएगा माइनस कॉस, और कॉस को साइन का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल साइन u क्या आएगा माइनस का कॉस u, और दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन u। ठीक है, तो जब इंटीग्रेट किया 2 बार तो ये आ गया, ये हमारे पास पी था, CF में जोड़ दिया तो z बराबर CF प्लस पी, हमारे पास आंसर हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम हम देखें, ये RST में दिया, हमने आपको बताया था R क्या होता है d स्क्वायर, S क्या होता है d इंटू डी डैश, और T क्या होता है d डैश स्क्वायर। ये भी आपको लीनियर दे रखा है, यहाँ d इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा 1, और d डैश बराबर कितना रखना पड़ेगा 2। तो फिर से देखिए, ये इक्वेशन हमने सबसे पहले लिख दिया आर्क में d में, तो ये इक्वेशन मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फिर से देखा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है। m बराबर कितना रूट्स आया 1 एंड 1/2 एंड 1/2, रूट्स कैसे हैं रिपीटेड हैं। तो फिर से वही f1y प्लस m1x x f2y प्लस m2x, तो m1 m2 कितना था 1/2 1/2 सेम था, तो रिपीट किया तो एक बार हो गया, दूसरी बार रिपीट हो गया। अब आई बात पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हम जानते हैं, नीचे एफ ऑफ डी डैश की इक्वेशन हो गई, ऊपर फंक्शन दिया है, ये फंक्शन भी कैसा है लीनियर है। लीनियर के लिए हम क्या कर रहे हैं, डी इक्वल टू ए रख रहे हैं और डी डैश इक्वल टू बी रख रहे हैं। ए कितना यहाँ 1 और बी कितना है 2, तो जब हम रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 हो रहा है, देखिए रख के, जब हम डी इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पे और डी डैश इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। ये इक्वेशन दे रखी 1/2 माइनस 2, यानी डिनोमिनेटर 0 हो गया, इसीलिए मैं 0 वाला केस डिस्कस करना चाहता हूँ। जब 0 हुआ तो हमने x से मल्टीप्लाई किया, नीचे डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट जब आप d के रिस्पेक्ट में करेंगे तो होल स्क्वायर आगे आ जाएगा 2d माइनस डी डैश, और 2d का डेरिवेटिव 2 आएगा, वो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2d माइनस 2 डैश, और इसका डेरिवेटिव 2 आ गया, और फिर से साइन x प्लस 2y हो गया। अब अगर हम फिर से d इक्वल टू फिर से रख दीजिए कितना 1 एंड डी डैश इक्वल टू 2, फिर से पुट कर दीजिए d इक्वल टू 1, जब फिर से 1 और 2 रखेंगे तो फिर से हमारे पास क्या आएगा 0, फिर 0 आ रहा तो फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू कर देंगे, क्या x से एक और बार मल्टीप्लाई, नीचे एक बार और d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। जब d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 2d का डेरिवेटिव कितना बचा 2, और d डैश का डेरिवेटिव 0 जाएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं d के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये बचा 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो ये पी हो गया और ये आपका CF हो गया, CF और PI हमने ऐड किया तो हमारा आंसर है। तो इस पूरे वीडियो में हमने क्या देखा कि हमने होमोजीनियस इक्वेशन ने पढ़ी, होमोजीनियस इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ा, और पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिखने के हमने आपको मेथड बताए। आप पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमने एक केस डिस्कस किया जिसमें होमोजीनियस इक्वेशन के लिए लीनियर फॉर्म बना रहा हो, तो लीनियर फॉर्म के केसेस में हमने क्या करा कि फाई ऑफ एक्स प्लस बी पे बहुत सारे आपको 3 एग्जाम्पल हमने कराए हैं। ये हमारा मेथड था पर्टिकुलर इंटीग्रल का जिसमें हमने लीनियर फॉर्म किया। एक एग्जाम्पल ये हमने सॉल्व करा, दूसरा एग्जाम्पल ये हमने आपको सॉल्व कराया, तीसरा ये जिसमें 0 हो रहा था। तो ये सब आपका होमोजीनियस पे केसेस हैं जिसमें कि हम होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक वीडियो में इसका बचा हुआ पार्ट, यानी 2 मेथड अभी और हमें डिस्कस करने हैं इस पे, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के 2 मेथड और बाकी हैं। उन 2 मेथड में हम सीखेंगे कि और दिए हुए डिफरेंट फंक्शन के लिए कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप इस नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे बचे हुए 2 मेथड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ पहला मेथड था जिसमें लीनियर फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।